हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, और चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यहाँ पर हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन देख रहे थे यहाँ पे, और आपने देखा कि इस चैप्टर में अभी तक आपने कितना समझा है। रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है हमारा, अगर हम देखें मेनली हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें समझी हैं, तो हमने कहा कि अगर हम रिप्रोडक्शन को देखें तो तीन हमारे पास क्या आते हैं यहाँ पे। रिप्रोडक्शन में हमारे पास तीन इवेंट आते हैं। ठीक है, तीन इवेंट की हमने बात की है। पूरा जो चैप्टर आपका है वो तीन इवेंट पे आता है। अगर हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि ए सेक्सुअल या अलैंगिक जनन जब आपने पढ़ा है तो आपने सिंपल सी चीजें पढ़ी थी। आपने उसमें कहा था कि यहाँ पे क्या है, अलग अगर अलैंगिक जनन हो रहा है तो आपने बर्डिंग को पढ़ा है। ठीक है, आपने यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन को पढ़ा है। यहाँ पे आपने स्पोर फॉर्मेशन को पढ़ा है। आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को पढ़ा है। ये अलैंगिक जनन के कुछ अलग अलग प्रकार आते हैं। हमारे पास जो हमारा जो एक बड़ा टॉपिक हमारे पास आया था वो आया था लैंगिक जनन का। लैंगिक जनन में हमने कहा कि तीन इवेंट हमने मेनली पढ़े हैं। अब यहाँ पे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम आज देखेंगे। उससे पहले हम देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे कि हमने कौन कौन से जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे सॉल्व किए हैं। पूरा अगर मैं देखूं कि चैप्टर का जो पूरा आप कहेंगे जो सार है या जो समरी है, उसमें अगर हम देखें कि हमें चैप्टर में किन चीज़ों पे फोकस करना है। एक तो सबसे पहले हमारे पास जो इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा है कि जो लैंगिक जनन है वो क्या होता है। लैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है? दो है लैंगिक जनन। और जो जनन है, लैंगिक जनन की बात नहीं करेंगे, हम प्रजनन की बात करें। प्रजनन क्या है और प्रजनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, लैंगिक है और अलैंगिक है। अब यहाँ पे अलैंगिक जब हमने बात की, हमने कहा इजी है, सिंपल है, आपको एक पैराग्राफ पढ़ना था। जैसे कि अगर मैंने कहा बर्डिंग, मैंने अगर कहा बर्डिंग, तो बर्डिंग में हमारे पास एग्जाम्पल आया था हाइड्रा, या हमारे पास ठीक है, हमारे पास आया था हाइड्रा। हाइड्रा में हमने कहा, अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन हम किस में पढ़ रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में। अभी हम जो यहाँ पे अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन के हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रकार देख रहे हैं। हमारे पास हाइड्रा आता है इस प्रकार से। चलिए मैं इरेज कर रही हूँ, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, अगर हम हाइड्रा को देखें तो हाइड्रा में हमने क्या बात की थी कि हाइड्रा में एक बर्ड बन रही है। ठीक है, ये इस प्रकार का छोटा सा उभार कहीं से भी आया तो हमने कहा यहाँ पे बर्ड बन रही है। इसके अलावा हाइड्रा के अलावा हमने कहा ईस्ट, ईस्ट में भी हमने सेम यही चीज पढ़ी थी। अब हमने कहा कि जो हाइड्रा है, यहाँ पे बेबी हाइड्रा बन गया है। अब ये बेबी हाइड्रा क्या होगा, मेन प्लांट से अलग हो जाएगा और अलग से यहाँ पे आपको हाइड्रा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से बर्डिंग के थ्रू क्या हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। अगर हमने ईस्ट बोला था तो ईस्ट में हमने कहा ये है ईस्ट सेल, एक ईस्ट सेल ये है। यहाँ पे छोटा सा उभार बनेगा। अब ये जो छोटा सा उभार है ये क्या होगा, फिर थोड़ा सा बड़ा होगा। फिर ये छोटा सा उभार जो है जिसे हम बर्ड कह रहे थे, ये पूरी ईस्ट सेल यहाँ पर बना लेता है। दो चीजें होंगी, या तो इसी प्रकार से बहुत सारी सेल्स बन सकती हैं, या फिर एक ही सेल भी बन सकती है। अब क्या होगा एट लास्ट, आपने कहा ये पेरेंट ईस्ट है, ठीक है, और ये बेबी ईस्ट है। तो यहाँ पर हमने कहा कोई भी अलग से प्रोसीजर नहीं है कि आपने कहा मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। उसमें आपने कहा गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा, उसमें आप अलग अलग इवेंट को पढ़ रहे हैं। जैसे आगे जाके हम इवेंट को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। आपने पढ़ा है लैंगिक जनन में हमने क्या किया है, प्री फर्टिलाइजेशन फेज एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, तीन अलग अलग फेज हमने वहाँ पे क्या किए हैं, अलग किए हैं। हमने कहा निषेचन से पूर्व की अवस्था, निषेचन की अवस्था, निषेचन के बाद की अवस्था। यहाँ पे ना तो हम युग्मक निर्माण देख रहे हैं, ना ही हम निषेचन देख रहे हैं, या ना ही हम परागण देख रहे हैं। हम इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। सिंपल है, ये तो हुआ बर्डिंग। अगर मैंने कहा बाइनरी फिजन,
ठीक है। बाइनरी फिजन के बारे में अगर मैं बात करूं, जो हमने अमीबा में कहा था, बाइनरी फिजन में जो हमने अमीबा में कहा था, क्या था हमारे पास, ये अमीबा है जिसका कोई निश्चित आकार या आकृति नहीं होती है। इसमें जब हमने चेंजेस देखे तो हमने कहा ये है अमीबा। इसमें सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो इस प्रकार से स्ट्रेच हो जाता है, जैसे आपको क्या दिखा यहाँ पे, जो एक चीज है वो इस प्रकार से स्ट्रेच हो गई है, ठीक है, आपने खींची और वो स्ट्रेच हो गई है। अब आपने देखा कि अमीबा के अंदर जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। और जब डिवाइड हुआ तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपने कहा साइटोप्लाज्म। चलिए ये हटा लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा कि अब क्या है, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर गया है, ये एक सेल ये बन गई है और एक सेल ये बन गई है। तो यहाँ पर सिंपली जो एक सेल है वो दो सेल में स्प्लिट हो जाते हैं, दो सेल में डिवाइड हो जाती है, ये तो है बाइनरी फिजन। इसी प्रकार से क्या आता है, मल्टीपल फिजन आता है। ठीक है, अब बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में सिंपल सा डिफरेंस हमने देखा था, बाइनरी फिजन में दो सेल बन रही है, मल्टीपल फिजन में मल्टी सेल बनेंगे, बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें प्लेनेरिया के बारे में, हमने कहा फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन हमने पढ़ा था, ये सारे अभी आपके पास आ रहे हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। ठीक है, ये सभी हमारे पास अलैंगिक जनन के प्रकार आ रहे हैं। तो प्लेनेरिया में हमने क्या पढ़ा था, पहले क्या आती है, फ्रेगमेंटेशन होती है। ठीक है, ये प्लेनेरिया है। पहले तो इसमें फ्रेगमेंटेशन होगी इस प्रकार से, जिसमें इसका हेड वाला पोर्शन और इसका टेल वाला पोर्शन सेपरेट हो गया है। ठीक है, क्या हुई, फ्रेगमेंटेशन, जिसे हम विखंडन के नाम से जानते हैं। अब क्या हुआ, ये जो हेड वाला पोर्शन था, ठीक है, इसमें रीजनरेशन होगी, पुनरुद्ध भवन होगा, जिसमें क्या बन जाता है, यहाँ पे टेल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। और ये जो टेल हमारे पास आई थी इस प्रकार से, इसके ऊपर यहाँ पर हेड का फॉर्मेशन हो गया है। दो चीजें यहाँ पर एक साथ हो रही हैं, एक साथ कहिए या सीक्वेंस वाइज। ठीक है, क्या हुआ, एक प्लेनेरिया से एक प्लेनेरिया से दो प्लेनेरिया का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, हमने कहा यहाँ पे भी कोई जो गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुआ है और ना ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई है, कुछ भी इस प्रकार की प्रोसेस नहीं हुई है। सिंपली एक जो यहाँ पे प्लेनेरिया था उसमें विखंडन हुआ है, यानी कि वो टूटा है दो भागों में। जब वो दो भागों में टूटा तो आपने कहा कि इसे हम विखंडन कहेंगे। पहली चीज क्या है, विखंडन है। दूसरी चीज हमने कहा इसमें हेड वाले पोर्शन में या टेल वाले पोर्शन में क्या है, रीजनरेशन है, पुनरुद्ध भवन है या पुनः निर्माण है। जैसे कि जब हम देखते हैं छिपकली को, हमने देखा और हमने कहा कि उसकी अगर आप टेल को कट कर देते हैं, वहां पर रीजनरेशन की आपको क्या दिखती है, प्रोसेस दिखती है, टेल का फॉर्मेशन आपको फिर से होता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार की प्रोसेस हमें प्लेनेरिया में मिल रही है। इसके अलावा हमने कहा था स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन जो आपको फंगस में दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अभी प्लांट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फंगस के बारे में। आपको पता होगा फंगस जो है वो प्लांट से अलग होती है, ऐसा पता है। फंगस जो जैसे आपके पास मशरूम आता है या मशरूम जैसी जो संरचनाएं आती हैं और प्लांट डिफरेंस होता है, वो प्लांट नहीं होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं या फंगस कहते हैं। अब अगर हम दोनों में देखें, हमने कहा फंगस और प्लांट्स, दोनों में डिफरेंस क्या है। हमने कहा अगर हम बात करें प्लांट्स की तो ये होते हैं ऑटोट्रॉफ, यानी कि स्वपोषी। प्लांट्स का जो नेचर है वो कैसा है, स्वपोषी है। और ये होते हैं यहाँ पे हेटेरोट्रॉफ, जिसका मतलब होता है परपोषी। ठीक है, सबसे बड़ा सबसे मेजर जो डिफरेंस इन दोनों में है वो यही है कि जो फंगस है वो कैसे होते हैं, हमने कहा परपोषी होते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं।
ठीक है, मेजर डिफरेंस है। हमने कहा स्वपोषी क्यों क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें पाया जाता है क्लोरोफिल या हरित लवक। तो क्लोरोफिल जो है या हरित लवक पाया जाता है, ठीक है। इनमें जो हरित लवक है या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। हमने कहा ये परपोषी तो हैं, लेकिन ये किस प्रकार के परपोषी है, सैप्रोफिटिक हैं या मृत जीवी हैं। कैसे होते हैं, मृत जीवी। मृत जीवी का मतलब है अपना पोषण किसी मृत से लेंगे, किसी डेड या किसी सड़े गले पदार्थ से लेते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, फंगस कहते हैं। अब जो फंगस है वो वेरी करते हैं, फंगस या प्लांट दोनों में होता है, वो वेरी करते हैं, इनका साइज जो है वो वेरी करता है। यहाँ पे हमने कहा जो मेजर डिफरेंस है जो यहाँ पे फंगस को प्लांट से अलग करता है वो ये है, इनका जो न्यूट्रिशन रिलेटेड जो हैबिट होती हैं, जो इनके पोषण से संबंधित जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे हमने कहा ऐसा नहीं है कि सारे जो प्लांट है वो परपोषी होंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो परपोषी भी होते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके पास आता है यहाँ पर अमरबेल। अमरबेल एक बेल आपने देखी होगी, अमरबेल। और अमरबेल में हमने पढ़ा था कि ये किस प्रकार की बेल है, यहाँ पे परपोषी होती है, यानी कि अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पे निर्भर है, किसी दूसरे जो एक वृक्ष होता है, और वृक्ष में ही क्या होती है, जो अमरबेल है वो लिपटी हुई रहती है। ये क्या करती है, अपने रूट्स को उन पेड़ के अंदर क्या कर देती है, डालती है, ठीक है। और वहीं से क्या करेगी, अपना जो पोषण है उसे प्राप्त करेगी। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, अगर मेजर डिफरेंस यही था कि जो कवक है यहाँ पे, जो कवक हैं वो परपोषी होंगे और जो यहाँ पे प्लांट है वो क्या है, स्वपोषी हैं। तो अब तो हमने ये भी देख लिया है कि सारे जो प्लांट्स हैं वो परपोषी नहीं होते हैं, कुछ इनमें क्या होंगे, सारे जो प्लांट है वो स्वपोषी नहीं होते हैं, कुछ इनमें परपोषी भी होते हैं। हमने कहा फिर भी डिफरेंस है, क्योंकि अमर बेल में अगर हम देखेंगे तो हमने कहा कि ये मृतोपजीवी नहीं है या मृत जीवी नहीं है, ऐसा नहीं कि सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन लेती है। अमर बेल किसी लिविंग जो है, जो जीवित जो यहाँ पे क्या होगा, पेड़ होगा, उस पे क्या होती है, आश्रित रहती है, सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त नहीं करेगी। तो मैक्सिमम जो प्लांट होते हैं, जो ग्रीन प्लांट है वो क्या होंगे, यहाँ पे आपने कहा वो स्वपोषी ही होते हैं। कुछ एक्सेप्शन हमारे पास आते हैं जो क्या होंगे, यहाँ पे परपोषी होंगे, लेकिन मृतजीवी नहीं होंगे। अब यहाँ पे एक और अलग प्रकार का हमारे पास प्लांट आता है, पीचर प्लांट, जिसमें हमने कीट भक्षी कहा था। वहां पर वो क्या करे, कीटों का भक्षण कर रहा है, लेकिन वो भी एक अलग हमारे पास सिनारियो आया था। हमने कहा था इसमें क्लोरोफिल तो है, लेकिन ये फिर भी कीटों का भक्षण कर रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन संबंधी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि हमारे पास एक एग्जाम्पल हम देख रहे थे, स्पोर फॉर्मेशन, जो अलैंगिक जनन का प्रकार है, और वो पाया जाता है फंगस में। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम फंगस के बारे में बात करें। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, फंगस होगा। फंगस की जो बॉडी है वो किस प्रकार की होती है, अगर आपको देखनी है तो आपने ब्रेड में जब फफूंद लगती है, एक ब्रेड है और ब्रेड में जब फफूंद लगती है तो उसमें कुछ इस प्रकार से लगती है, ठीक है। ये होती है ये होती है फंगस, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर इनका होता है, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं हाइफा। और यहाँ पर क्या है, एक न्यूक्लियस है। स्पोर का फॉर्मेशन क्या है, स्पोर एक्चुअली में होते क्या है, आपने कहा यहाँ पर है साइटोप्लाज्म, और ये है न्यूक्लियस, यानी कि क्या है, ये हम मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिन्हें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, और उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो हमने कहा कि न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है, यानी कि एक सेल है, एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, यही हमारे स्पोर हो जाते हैं। तो हमने कहा इस प्रकार से क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये बन गए हैं स्पोर, जिन्हें हम बीजाणु कहते हैं। अब क्या होगा, अगर ये बीज से फटा तो ये पूरे स्पोर बाहर निकल जाएंगे, और जहां जहां पे ये पड़ेंगे वहां वहां पे जो फंगस है वो जर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि वहां पे आपको फंगस देखने को मिलती है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ अलैंगिक जनन की प्रक्रिया हो रही है। अब अगर हम आए लैंगिक जनन में, कि जो लैंगिक जनन है वो प्लांट्स में किस प्रकार से हुआ है, तो हमने कहा, हमने यहाँ पे 3 इवेंट्स आते हैं हमारे पास, जिसमें हम क्या करते हैं, लैंगिक जनन को डिवाइड करते हैं। तो हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इन
प्लांट, ठीक है। यानी कि हमने कहा कि जो पादपों में लैंगिक जनन हमने कहा, उसमें हमारे पास आते हैं 3 इवेंट। ध्यान से देखिए, ये आपके चैप्टर का एक तरीके से रिवीजन ही चल रहा है, क्योंकि हम इन सारी चीजों को अगर समझ जाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके चैप्टर का, क्योंकि जब हम लैंगिक जनन को पढ़ रहे हैं तो वही सबसे लेंदी हमारे पास प्रोसेस आती है, उसी में हमारे पास बहुत सारे इवेंट आते हैं, या बहुत सारे हमारे पास क्या आते हैं, यहाँ पे स्टेप्स आते हैं, जिनमें आपके पास बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे जो आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत सारी डेफिनेशन आएंगे जो आपको ध्यान रखने हैं। हमने कहा इवेंट हमारे पास आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन फेज, प्री fertilization phase, fertilization phase and post fertilization phase, ठीक है। 3 फेज हमारे पास आते हैं। अगर हम इसे लिखें तो इनका नाम जो होगा वो होगा निषेचन से पूर्व की अवस्था, ठीक है। यह है निषेचन की अवस्था। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यही है कि आपको देखना है कि इन इवेंट्स में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। मैंने यहाँ पे अवस्थाओं के नाम लिखे हैं, इवेंट्स के नाम लिखे हैं, आपको इन्हें फिल करना है। चलिए, आपको लिखना ये है कि प्री फर्टिलाइजेशन फेज जब था तब हमने क्या चीजें पढ़ी थी, क्या हो रहा है, निषेचन से पहले क्या हुआ, निषेचन में क्या हुआ और निषेचन के बाद क्या हुआ। इस प्रकार से टेबल बनाइए, ये भी आपका एक क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर लैंगिक जनन की प्रत्येक अवस्था को एक चित्रीय निरूपण के द्वारा या फिर एक लाइन डायग्राम के द्वारा बताइए। चित्रीय निरूपण में आपको पूरे डायग्राम बनाने पड़ेंगे, आप सिर्फ अभी लाइन डायग्राम बनाएंगे। इसी प्रकार से आपको क्या बनाने हैं, यहाँ पे 3 कॉलम बनाने हैं। तीनों कॉलम में हेडिंग आपको बता रखी है और इन हेडिंग में क्या क्या आपने पढ़ा है, आप इनमें क्या करेंगे, इसे इंक्लूड करेंगे। चलिए, तो आपने यहाँ पर जो पूरी टेबल है उसे फिल कर लिया होगा। निषेचन से पूर्व की अवस्था में देखिए, वैसे तो हमने क्या पढ़ा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है। हम यहाँ पर इवेंट या फिर प्रोसेस का नाम लिखेंगे कि क्या चीजें यहाँ पर हुई हैं। हमने पढ़ा है निषेचन से पूर्व यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन को, यानी कि युग्मक निर्माण को हमने पढ़ा है। हमने गैमीट फॉर्मेशन या युग्मक निर्माण पढ़ा है। आप इसके ब्रैकेट में युग्मक निर्माण लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास इनफ स्पेस नहीं है। सेकेंड, हमने यहाँ पे पढ़ा है गैमीट ट्रांसफर को। गैमीट ट्रांसफर में आप पॉलिनेशन को बढ़ेंगे। गैमीट फॉर्मेशन के साथ साथ गैमीट का मैच्योरेशन भी होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ गैमीट का निर्माण हुआ है, गैमीट मेच्योर भी हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़े थे, उसमें किस प्रकार से युग्मक का निर्माण हुआ है, पॉलन ग्रेन कैसे बनी है, एक्सेल कैसे बनी है, वो हमने पढ़े। उसके बाद वो मेच्योर हुए हैं। फिर हमने कहा कि ट्रांसफर कैसे हुआ है, यानी कि पॉलिनेशन कैसे हुआ है, पॉलिनेशन के बारे में आपने पढ़ा है, पॉलिनेशन के टाइप आपने पढ़े हैं। तो लिख दूं यहाँ पे आगे पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के टाइप, पॉलिनेटिंग एजेंट, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। उसके बाद जब पॉलिनेशन हो गया है तब यहाँ पर क्या पढ़ा है आपने, फर्टिलाइजेशन पढ़ा है। तो उसमें आपने क्या पढ़ा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट, यानी कि गैमेटों का संलयन आपने देखा। जब यहाँ पर आपने फ्यूजन पढ़ा है तो फर्टिलाइजेशन फेज में आपने 2 चीजें पढ़ी है, एक तो आपने फर्टिलाइजेशन पढ़ा है, सेकंड आपने यहाँ पे क्या पढ़ा है, डबल फर्टिलाइजेशन भी पढ़ा है, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा है, ठीक है। यानी कि आपने कहा जाइगोट और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन आपने यहाँ पे पढ़ा है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपने पढ़ा है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट
उसके बाद आपने जाइगोट का डेवलपमेंट पढ़ा है, आपने ओवरी का डेवलपमेंट पढ़ा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन, फ्रूट एंड सीड। ठीक है, क्लियर है इतना? अब आपको ये टेबल पता है कि आपने कब कब क्या क्या चीजें समझी हैं, आपके लिए चीजें या चैप्टर बहुत इजी यहाँ पे हो जाएगा। अब रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक हमने कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चंस देखे। आपने कहा व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स कॉल्ड। आपने कहा कि जो जीव हैं, जो भी जीव हैं, उनसे नई संतति का जो निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसे प्रोडक्शन कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं या स्प्राउटिंग कहेंगे। सिंपल सी बात है, उसी कहेंगे रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन नहीं कहेंगे, सिर्फ रिप्रोडक्शन कहेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन में हो सकता है कि एक नया निर्माण हो सकता है एक नई चीज यहाँ पे बन रही हो सकता है कि नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज करें हो, लेकिन अगर आप रिप्रोडक्शन वर्ड यूज करेंगे इट मीन्स कि आप ये वर्ड लिविंग के लिए यूज कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर किसी जीव से सेम उसी के जैसी नई संतति का निर्माण हो रहा है। तो क्यों हमने रिप्रोडक्शन को चूज किया, प्रोडक्शन को यूज क्यों नहीं किया, इतना समझ आपको आ गया होगा कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन इंडिकेट करता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का पुनः क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। इसका मतलब है कि ये अपने पेरेंट जैसा ही यहाँ पे होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया है उसमें आपसे कहा गया है विच टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस न्यू प्लांट विदाउट सीड। आपने कहा बिना बीज के पौधे का जो निर्माण होता है वो किस विधि के द्वारा होता है, लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में, कायिक प्रवर्धन में या बर्डिंग में। हमने कहा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और बर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये अलैंगिक जनन में आते हैं क्योंकि लैंगिक अंग यहाँ पे शामिल नहीं होते हैं। अब आपने कहा लैंगिक अंग शामिल नहीं होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सीड के लिए क्या है, जाइगोट का निर्माण इंपॉर्टेंट है, हमारे पास युग्मनज बनना चाहिए। और युग्मनज कब बनेगा, जब दो गैमेट फ्यूज होंगे। दो गैमेट फ्यूज तब होंगे जब दो गैमेट बनेंगे। दो गैमेट तब बनेंगे जब आपके पास अलग अलग पेरेंट होंगे, मेल एंड फीमेल, आपके पास अलग अलग ऑर्गन है, वहां पर क्या होगा, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स सिंपल सी चीज है कि अगर यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन चाहिए तो आपको दो अलग अलग पेरेंट मेल और फीमेल यहाँ पे चाहिए होंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर बीज का निर्माण नहीं हो रहा है तो यहाँ पे लैंगिक जनन तो नहीं होगा, अलैंगिक जनन हो सकता है, लेकिन हमने कहा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी तो हो सकता है या बर्डिंग भी तो हो सकता है। हमने कहा दोनों चीजें आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आ जाती हैं, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने पढ़ा व्हाट इज द रिप्रोडक्शन थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट नोन एज। अपने कहा कायिक भागों के द्वारा प्रजनन को क्या कहते हैं, हमने कहा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इजी है, सिंपल है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब है कायिक प्रवर्धन। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आया है व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट कॉल्ड। आपने कहा कि जो यहाँ पर प्लांट का जो नर भाग है उसे क्या कहते हैं, हमने कहा स्टेमेन कहते हैं, क्योंकि पोर्स तो हो गए हैं छिद्र, पिस्टिल हो गई है यहाँ पे फीमेल पार्ट, फ्यूजन एक प्रक्रिया हो गई है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो है स्टेमेन, जिसमें हमें बताया गया है कि ये क्या है, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नेक्स्ट है हाउ डज रिप्रोडक्शन अकर्स इन ईस्ट। ईस्ट में जो जनन है वो किस प्रकार से होता है, हमने कहा बर्डिंग के थ्रू होता है। जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे अभी आपने अलैंगिक जनन के अलग अलग प्रकार के बारे में बात की, तो हमने पढ़ा है ईस्ट में कैसे यहाँ पे जनन हुआ, आपने कहा बर्डिंग के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट आर फ्लावर्स दैट कंटेन ओनली ईदर द पिस्टिल और स्टेमेन कॉल्ड। आपने कहा ऐसा एक पौधा जिसका फूल या ऐसा एक फ्लावर जिसमें या तो पिस्टिल है यानी कि या तो स्त्री केसर है या स्टेमेन है यानी कि पुंकेसर है, यानी दोनों में से एक ही होगा। तो हमने कहा उसे क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, एक लिंगी पौधा कहेंगे। हमने कहा कि वे फूल जिनमें केवल एक लैंगिक अंग या तो स्त्री केसर या पुंकेसर पाया जाता है उन्हें हम एक लिंगी फूल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे कहा गया है व्हाट इज द सेल कॉल्ड दैट रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ गैमेट। आपने कहा गैमेट के फ्यूजन के फलस्वरूप जो कोशिका बनती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जाइगोट या उसे हम कहते हैं युग्मनज। नेक्स्ट है हाउ मैनी ओव्यूल्स कैन बी फाउंड इन द ओवरीज ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर। आपने कहा एक जो ओव्यूल होता है उसमें कितनी ओवरी होती है, आपने कहा बहुत सारी ओवरीज हो सकती हैं। आप देखते हैं कि फल, कुछ ऐसे फल होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही बीज होता है, इट मीन्स कि वहाँ पे सिर्फ एक ओव्यूल था। ठीक है, ओव्यूल के अंदर ही सीड बन रहा है। और कुछ ऐसे फल होते हैं जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं, इट मीन्स कि वहाँ पे बहुत सारे क्या थे, ओव्यूल्स थे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द स्मॉल बर्ड लाइक प्रोजेक्शन दैट कम्स आउट ऑफ ईस्ट कॉल्ड। आपने कहा ईस्ट से एक छोटे से जो उभार होता है, छोटा सा जो प्रोजेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए उसे कहते हैं बर्ड।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ वेजिटेटिव प्लांट पार्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का यहाँ पे कायिक भाग नहीं है? क्या है? रूट है, स्टेम है, फ्लावर है, लीफ? आपने कहा फ्लावर, क्योंकि फ्लावर क्या होगा यहाँ पे? लैंगिक भाग होगा। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, इनके परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? पॉलिनेशन या परागण। इजी है। नेक्स्ट है व्हाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्यों यहाँ पे जो प्रजनन है वो आवश्यक है? आपने कहा यहाँ पे जीवन को बनाए रखने के लिए या स्पीशीज को बनाए रखने के लिए जो प्रजनन है वो यहाँ पे आवश्यक होता है। चलिए, यहाँ तक की बात आप कर चुके थे। नया क्वेश्चन हमारे पास आया है, नए क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज सेल कॉल्ड दैट फॉर्म्स आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट। सेम क्वेश्चन आपके पास है जो आप प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें भी कर चुके थे कि यहाँ पर क्या हो गया है। आपने कहा व्हाट इज द सेल कॉल्ड दैट फॉर्म्स आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट, कि गैमेट के संलयन से, युग्मकों के संलयन से जो नई कोशिका बनी है उसे क्या कहेंगे? स्पोर कहेंगे, एम्ब्रियो कहेंगे, पिस्टिल कहेंगे या जाइगोट कहेंगे? उसे हम कहेंगे जाइगोट। स्पोर का मतलब होता है छिद्र या रोम। ठीक है। एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण। पिस्टिल का मतलब होता है स्त्री केसर। ठीक है। और जाइगोट का मतलब होता है युग्मनज। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, आपके पास क्वेश्चन ये है कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? क्या हो रहा है फर्टिलाइजेशन में? ये हमारा ओव्यूल है। ठीक है। ध्यान रखिए, आपसे पूछा क्या गया? फर्टिलाइजेशन पूछा गया है या डबल फर्टिलाइजेशन पूछा गया है? तो ये हमारे आते हैं सिनर्जिड, ये है एक्स सेल। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आते हैं पोलर न्यूक्लियाई और ये हमारे पास आते हैं एंटीपोटल। ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन हुआ कहाँ पर हुआ? यहाँ पर हुआ, जब मेल गैमेट आए और यहाँ पर हो गया फ्यूजन, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया। हमने कहा फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना? क्या बना? इस सेल को अब हम एक्स सेल नहीं कहेंगे, इस सेल को क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं, यानी कि भ्रूण कहते हैं। एक्स सेल कहेंगे, जिसे हम फीमेल गैमेट या मादा युग्मक भी के नाम से भी जानते हैं। उसे हम जाइगोट या युग्मनज कहेंगे, या उसे नया प्लांट कहेंगे, न्यू प्लांट कहेंगे, या नया पौधा इसे कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? बहुत इजी है, आपका जो आंसर आना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जाइगोट। ठीक है, इसे हम कहेंगे जाइगोट। अब मेरा आपके लिए क्वेश्चन ये है व्हाट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन ये है व्हाट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि क्वेश्चन क्या है? दोहरे निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? चलिए, आपके सामने डायग्राम है और आपको क्या करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आंसर करना है। मैं ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, तो इसीलिए आपको प्रोसेस अगर पूरी पता है तो आप लोग आंसर कर लेंगे। तो एक बार देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है और अपने आंसर को यहाँ पे बताइए। चलिए, तो सबसे पहले तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा था? आपने कहा एक मेल गैमेट तो यहाँ फ्यूज हो गया है, दूसरा मेल गैमेट हमारे पास रह जाता है। दो हमारे पास क्या आते हैं? मेल गैमेट आते हैं। ठीक है। एक तो यहाँ आ गया है, ये जो मेल गैमेट है वो यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट से एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बना? आपने कहा एंडोस्पर्म या फिर भ्रूण कोश। क्या कहेंगे इसे? भ्रूण कोश कहेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया हाउ डज रिप्रोडक्शन अकर्स इन फंजाई। आपने कहा जो फंगस है उसमें यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बर्डिंग के द्वारा, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा या बाइनरी फिजन के द्वारा। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर हम फंगस की बात करें तो हमने कहा वहाँ पे बर्डिंग भी होती है। क्या कहाँ पे देखी थी बर्डिंग? ईस्ट में देखी थी। और स्पोर फॉर्मेशन भी होता है। ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा नहीं कि आपके पास दो ऑप्शन होंगे, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन में आ सकते हैं ए बी है
ओनली ए है, ओनली बी है, या ए, बी, सी और डी है। ठीक है, आपके पास ये है ऑप्शन। इन ऑप्शन के बजाय आप इन ऑप्शंस को देखेंगे। अब आप अपने क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे चूज करेंगे, जो कि आपके लिए होमवर्क में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीला ऑब्जर्व दैट अ पॉन्ड विद अ क्लियर वाटर वाज कवर्ड विद अ ग्रीन एल्गी विद इन अ वीक, बाय विच मेथड डिड द एल्गी स्प्रेड रैपिडली। आपने कहा कि एक पॉन्ड है, एक तालाब है, जिसमें यहाँ पे जो एल्गी है वो क्या होती है, एक ही वीक में पूरा जो तालाब है वो एल्गी से भर जाता है। किस प्रोसेस के द्वारा ये भरा है, बर्डिंग के द्वारा, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, या पॉलिनेशन के द्वारा। आंसर क्या आया था हमारा, ऑप्शन नंबर सी जो था वो हमारा सही आंसर आया था, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। किसमें देखा था आपने, स्पाइरोगाइरा में। हमने स्पाइरोगाइरा में क्या देखा था, फ्रेगमेंटेशन को पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए अपने ऑप्शन को आप लोग चूज कीजिए। चलिए, तो हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को आज डिस्कस किया है। आई होप इस चैप्टर का के हर एक जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।